थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बेसिकली हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जो नेक्स्ट यूनिट आप लोगों की आनी है उसकी प्रिपरेशन है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम लोगों को बेसिकली इस यूनिट के अंदर इस बात को डिस्कस करना है कि किसी सब्सटेंस को हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। यहाँ नो डाउट हम लोगों को पहले हीट के बारे में पढ़ना होगा कि हीट क्या है, और दूसरा हम लोगों को टेम्परेचर के बारे में पढ़ना होगा कि टेम्परेचर क्या है, और निश्चित रूप से इन दोनों को डिफरेंशिएट भी हम लोगों को करना होगा। डिफरेंशिएट भी हम लोगों को करना होगा। सबसे पहले समझना चाहेंगे हीट के बारे में। जब तक साइंटिस्ट जूल नहीं आए तब तक ऐसा माना जाता रहा कि हीट एक अलग कॉन्सेप्ट है और एनर्जी एक अलग कॉन्सेप्ट है, या वर्क डन एक अलग कॉन्सेप्ट है। एनर्जी और वर्क डन ये तो दोनों एक ही कॉन्सेप्ट थे, लेकिन हीट को अलग माना जाता था और हीट को नाम दिया गया था कैलोरी। लेकिन जूल ने सबसे पहली बात कैलोरी यानी कि हीट, एनर्जी यानी कि वर्क डन, इन दोनों को आपस में कोरिलेट करने की कोशिश की। छोटी क्लासों में जूल्स एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं ब्रीफ कर देता हूं अगर नहीं पढ़ा था तो। जूल ने क्या किया था, ये यहां पर एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड लिया, लिक्विड के अंदर कोई क्या डाल दिया, हिंदी में कहते हैं विडोलक, ब्लेंडर। ब्लेंडर तो समझते हैं, मैंने जानबूझ के आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोगों ने उसको सीखने की कोशिश नहीं की। हाँ, ये इधर से आवाज आई, बहुत अच्छी, मथनी, बिल्कुल सही है। एक्सपेरिमेंट बड़ा बढ़िया सा था। एक ब्लेंडर इसके अंदर डाला, ये स्ट्रिंग से इसके ऊपर दोनों तरफ मास लगा दिए और इन मास को फ्री टू मूव छोड़ दिया। मान लीजिए इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल ये थी, इनिशियल ये थी और फाइनल ये थी, तो नो डाउट इस मास की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया आप लोग निकाल सकते हैं। सिंपल सा हो जाएगा M2GH। यहां जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो आएगा सपोज M1GH1। इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दिया गया। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, नो डाउट इस लिक्विड का या वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगी। यानी कि जो वर्क डन है या पोटेंशियल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया सबसे पहले किसने, जूल ने। तब ये बात कहीं ना कहीं जाकर के एक्सप्लेन की गई कि हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, हीट कोई अपने आप में नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, और यहां एस्पेक्ट जो निकल के आया था वो 1 जूल इक्वल्स टू 4.186 जूल, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल निकल के आया था। इसी को आप लोग मैकेनिकल इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। यानी फर्स्ट टाइम जब जूल ने पोटेंशियल एनर्जी को या वर्क डन को कन्वर्ट किया हीट एनर्जी में, तो ये रिलेशन निकल के आया 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल। कैलोरी एक अलग कॉन्सेप्ट था, जूल एक अलग कॉन्सेप्ट था, लेकिन आपस में इंटरलेट कर दिया किसने, जूल ने। इसी को हम लोग नाम देते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट। बहुत मजेदार सा एस्पेक्ट, कैलोरी जो है वो सीजीएस यूनिट सिस्टम की एनर्जी की यूनिट है, जबकि जूल जो है वो एसआई यूनिट सिस्टम की एनर्जी की यूनिट है। हीट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कैलोरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें। कैलोरी और हीट इज अ फ्लूइड which can travel from one place to another place. It is weightless, odorless, massless.
बट कंसिस्ट सम एनर्जी, इसकी कैलोरी की या हीट की डेफिनेशन। ठीक है, तो हीट का एस्पेक्ट समझ में आ गया, मैकेनिकल इक्विवेलेंट का एस्पेक्ट समझ में आ गया, हीट और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप क्लियर हो गई। जूल से पहले एनर्जी अलग कॉन्सेप्ट था, कैलोरी अलग कॉन्सेप्ट था, लेकिन जूल ने आकर के इसको आपस में इंटरमिक्स कर दिया। ये जो चीजें हैं इसमें मैकेनिकल इक्विवेलेंट आपके सिलेबस में है, बाकी की चीजें मैकेनिकल ये आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पीछे की कुछ हिस्ट्री बताने के लिए यहाँ पे डिस्कशन में ली गई हैं। अब पहले की साइड में बैठा करो जिससे कि क्लास डिस्टर्ब ना हो। ये पक्का पता है आपको, चांस वाली बात है, एक आधी कोई एब्सेंट रहता है वो भी रहेगा नहीं। Then after we are moving towards temperature. Exactly heat और temperature इन दोनों को आपस में अलग नहीं किया जा सकता। मैं दो चीजें यहाँ कंपेयर करके दिखाऊंगा। क्या कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, क्यों गिरती है? क्योंकि इसका पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है। पोटेंशियल ज्यादा और कम होने की वजह से ये बॉडी नीचे गिरती है। बिल्कुल इसी तरह से हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करती है? फ्लो करती है, मूव करती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और यहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है। यानी फ्लो ऑफ हीट को या फ्लो ऑफ कैलोरी को हम लोग इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर की डेफिनेशन की बात हो, डिफाइन करने की बात हो, तो टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी बॉडी गर्म है या कोई भी बॉडी ठंडी है, इस बात को एक्सप्लेन करता है कौन? टेम्परेचर। ठीक, किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसकी हीट एनर्जी ज्यादा होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी बॉडी की हीट एनर्जी ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा, हम बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते। टेम्परेचर से सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि किसी बॉडी की हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, हायर हीट से लोअर हीट की तरफ नहीं, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। सिंपल एग्जांपल इज देयर। मान लीजिए मैं यहां हाथ खड़ा करके ऐसे खड़ा होता हूं, मुझे अगर ये बॉडी ठंडी लगती है, इसका मतलब हीट एनर्जी का ट्रांसफर मेरे हाथ से इस बॉडी में यानी व्हाइट बोर्ड में हो रहा है। रीजन बिहाइंड, मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इस बॉडी का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है। आर यू गेटिंग इट? अगर उल्टा होता, मैं किसी बॉडी के ऊपर हाथ रखता हूं और वो मुझे गर्म लगती है, इसका मतलब हीट एनर्जी का ट्रांसफर बॉडी से मेरी बॉडी में हो रहा है। ठीक, यानी हायर टेम्परेचर पे थी ये वाली बॉडी और लोअर टेम्परेचर पे थी मेरी बॉडी, इसलिए हीट का ट्रांसफर बॉडी से मेरी बॉडी में हो रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट क्लियर हो गया, कैलोरी की डेफिनेशन क्लियर हो गई, टेम्परेचर और हीट दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया। टेम्परेचर के ऊपर हीट एनर्जी डिपेंड करती है, लेकिन सोलोली नहीं। समझिए कैसे? किसी भी बॉडी की जो हीट एनर्जी होती है वो तीन बातों पर डिपेंड करती है। हीट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी, हीट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, as well as heat energy is equals to mCT, where C is a proportionality constant and termed as specific heat. क्या? Specific heat. देखिए, हीट एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड तो करती है, लेकिन अकेले टेम्परेचर पे ही डिपेंड नहीं करती, मास के ऊपर भी डिपेंड करती है। और ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? यहाँ एक एग्जांपल बड़ा बढ़िया सा लिया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास में कोई एक कंपैरेटिवली हायर मास वाली बॉडी है और दूसरी लोअर मास या छोटे मास वाली कोई बॉडी है। ठीक है, इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है। ठीक, अब नो डाउट मैं ये कह सकता हूं कि ये बॉडी बड़ी है, टेम्परेचर कम है, इसमें हीट एनर्जी ज्यादा है, इसमें टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन इसकी हीट एनर्जी कंपैरेटिवली कम है। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है।
यानी हीट एनर्जी किस बॉडी के अंदर ज्यादा है, किस बॉडी के अंदर कम है, अकेले टेम्परेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। उसको एक्सप्लेन करने के लिए बॉडी का मास भी कंसीडर करना होगा, बॉडी का टेम्परेचर तो कंसीडर करना ही होगा, एज वेल एज बॉडी की जो स्पेसिफिक हीट है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है, वो भी कंसीडर करना होगा। स्पेसिफिक हीट को मैं यहां से फर्दर डिफाइन करने की बात करूंगा, हीट ओवर m इंटू टी या डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, बात एक ही है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी which is needed to change in temperature by unity of unit mass। 1 किलोग्राम की किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की जरूरत होती है, उसे हम उसकी स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी which is required to raise temperature by 1 degree Celsius of unit mass। Are you getting not? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए डिग्री सेल्सियस जो मैंने कहा, इसका मतलब ये सारी की सारी डेफिनेशन मैंने सीजीएस यूनिट सिस्टम में दे दी। अगर मैं इसको ऐसे कहता, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी which is required to raise temperature by 1 Kelvin of unit mass, तो सेम डिफाइन मेरी एसआई सिस्टम की होगी। मास को मैंने यूनिट कहा है, हीट एनर्जी की कोई यूनिट दी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की यूनिट दी है। अगर डिग्री सेल्सियस दिया तो सीजीएस हो गया, और अगर केल्विन दिया तो ये एसआई। स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कहीं को दिक्कत? अब देखिए जहां तक स्पेसिफिक हीट का प्रश्न है, नो डाउट ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, जीरो हो सकती है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इनफाइनाइट कैसे हो सकती है समझिए। स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू हीट एनर्जी ओवर m डेल्टा टी। अगर मान लीजिए किसी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव हो गई। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, नेगेटिव हो गई। मान लीजिए किसी बॉडी का टेम्परेचर ऑल ऑफ सडन बढ़ जाता है, जीरो हो गई। किसी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, इनफाइनाइट हो गई। बोलो नहीं समझे? अभी बताया ना, ऑल ऑफ सडन एकदम से बढ़ गई। अगर मैं एकदम से बढ़ गई, डेल्टा टी टेंड्स टू इनफाइनाइट कह दूं तो क्या होगा? ऑल ऑफ सडन टेम्परेचर बढ़ने का मतलब डेल्टा टी इज इनफाइनाइट। बॉडी का टेम्परेचर इनफाइनाइट नहीं है, कीप इन माइंड दिस थिंग। बॉडी का टेम्परेचर तो फाइनाइट है, लेकिन ऑल ऑफ सडन बढ़ गया, एकदम से बढ़ गया, तो चेंज इन टेम्परेचर मेरा कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया। आर यू गेटिंग नॉट? तो उस स्थिति में स्पेसिफिक हीट क्या होगी? जीरो। तो ये स्पेशल केसेस है किसको लेकर के? स्पेसिफिक हीट को लेकर। अब हम लोग बात करना चाहेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सारी बातें समझ आ रही हैं? कोई ऐसी तो नहीं है जो आपको समझ में आ रही हो? मेरी वॉइस ज्यादा तेज तो नहीं है जिससे कानों में दर्द हो रहा हो? ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, या बात करें स्केलिंग ऑफ टेम्परेचर। देखिए डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मेजरिंग स्केल्स की बात की। सबसे ज्यादा फेमस है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो मेजरमेंट यहां पे लिखा गया क्या? मेल्टिंग ऑफ आइस, जानते हैं सब लोग? बॉइलिंग ऑफ वाटर, बाद में कहा गया एट एसटीपी, स्टैंडर्ड प्रेशर पे। और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाद में कहा गया ये, इनिशियली किसी को नहीं पता था कि प्रेशर का भी कोई अंतर पड़ सकता है क्या टेम्परेचर पे, लेकिन बाद में जैसे जैसे रिसर्चेज हुई तब ये बात क्लियर हुई कि टेम्परेचर पर या स्केल पर प्रेशर का भी डिफरेंस होता है या प्रेशर का भी अंतर होता है, इसलिए बाद में कहा गया कि एसटीपी पर। मेल्टिंग ऑफ आइस इसको कह दिया गया जीरो,
बॉइलिंग ऑफ वाटर इसको कह दिया गया 100, बीच में जितना भी स्केलिंग था उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और इसको कह दिया गया 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज रिप्रेजेंटेशन, सीजीएस यूनिट सिस्टम। फिर दूसरा आता है हमारा क्या, फारेनहाइट। फारेनहाइट में अगेन वही कॉन्सेप्ट किया, मेल्टिंग ऑफ आइस, दैट इज 32 फारेनहाइट, बॉइलिंग ऑफ वाटर 212 फारेनहाइट, बीच की जितने भी डिविजन्स थे इनको 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, दैट इज 1 डिग्री फारेनहाइट। आप लोग जब अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मोमीटर से तो वो कितना आता है, 98.6 क्या, डिग्री फारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। थिंक इज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया र्यूमर। र्यूमर, अफवाह नहीं, र्यूमर साइंटिस्ट का नाम है। 080, बात वही थी, मेल्टिंग ऑफ आइस 0 कंसीडरेशन में लिया गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर 80 कंसीडरेशन में लिया गया, इक्वल 80 पार्ट्स, 1 र्यूमर। देन आफ्टर केल्विन, केल्विन की जब हम बात करते हैं तो केल्विन 273.15 373.15, कुछ बुक्स 16 भी लिखती हैं तो इसलिए परेशान मत होना, 15 लिखो 16 लिखो, दोनों वैलिड है, ठीक है। बीच के पार्ट्स को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 1 केल्विन। ध्यान रहे केल्विन से पहले डिग्री नहीं लगता। अगर बुक में भी कहीं लगा हुआ है तो आप उसको इग्नोर करेंगे, किसी भी बुक में लगा हुआ है तो इग्नोर करेंगे, इवन एनसीईआरटी में भी लगा हुआ है, क्योंकि जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं ना कि एनसीईआरटी इज ऑथेंटिक। तो अगर कहीं केल्विन से पहले डिग्री लगा हो तो आप उसको इग्नोर करेंगे, दैट इज नॉट वैलिड। केल्विन में डिग्री नहीं लगता, बाकी सब में लगेगा। और भी स्केल्स हो सकते हैं, ये सारे इंडियन नहीं है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग साइंटिस्टों ने दिए। सारे स्केल्स क्लियर है। ये जो हमारे पास एस्पेक्ट है केल्विन का, ये है एसआईयू सिस्टम में। इसमें एसआईयू सिस्टम में इंटर कन्वर्जन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सीबीएसई के लिए भी, क्या डिग्री सेल्सियस -0/100 equals to Fahrenheit -32/180 equals to Kelvin -273.15/100 equals to Reaumur -0/80। एक सिंपल सा रिलेशन है, आपकी बुक्स में भी हम लोगों ने डाल रखा है। इस रिलेशन को आप लोग याद रख लेंगे। यहां से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। At what temperature Fahrenheit and degree Celsius is same? At what temperature Kelvin and degree Celsius is same? इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जब भी खाली बैठे हों, बस में जा रहे हों, तो कैलकुलेट करके देख लें। बाकी बुक्स में लिखा हुआ होता है, डायरेक्टली ये भी याद कर सकते हैं। Have a doubt? अब बात हम लोग करते हैं, ये तो हो गए स्केल्स के बारे में कि क्या भाई हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल्स को यूज करते हैं। केल्विन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। यहां तक तो ये क्या मेल्टिंग ऑफ आइस और बॉइलिंग ऑफ वाटर की हम लोग बात कर दी, लेकिन जो एसआई सिस्टम में केल्विन को एडॉप्ट किया गया तो इसकी डिफाइन को चेंज कर दिया गया। केल्विन वही था, लेकिन उसकी जो डिफाइन थी, क्या डिफाइन थी? यही डिफाइन थी, मेल्टिंग ऑफ आइस 273.15, बॉइलिंग ऑफ वाटर 370.15, 73.15। तो ये डिफाइन हटा करके एक दूसरी डिफाइन दे दी गई। वो दूसरी डिफाइन क्या है वो समझिए। हटा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। केल्विन की डिफाइन ये की गई कि अगर आप किसी आइडियल गैस को क्या करते चले जाते हैं, कंप्रेस करते चले जाते हैं, या उसका टेम्परेचर डाउन करते चले जाते हैं। ऐसे कहिए कि किसी आइडियल गैस का टेम्परेचर आप डाउन करते चले जाते हैं,
तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाकर के प्रेशर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब किसी आइडियल गैस का टेम्परेचर आप कम करते चले जाते हैं, जीरो से भी नीचे चले जाते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका प्रेशर जीरो हो जाता है। प्रेशर जीरो होने का मतलब वॉल्यूम जीरो हो गया, ठीक है। इस टेम्परेचर को कहा गया माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस या जीरो केल्विन या एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो समझ में आ गया? टेम्परेचर at which a ideal gas consists zero pressure is termed as zero Kelvin or absolute zero, as well as minus 273.15 degree Celsius. Absolute zero समझ में आ गया क्या होता है? कहीं को दिक्कत? Exactly ये जो कंडीशन है वो आइडियलिज्म है। बिहेवियर में इसको एक्वायर करना आसान काम नहीं है, लेकिन जो SIO सिस्टम की डेफिनेशन है वो ये है। ये बात सब लोग समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कैलकुलेट डिफाइन क्लियर हो गई? ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो पहले भी शायद आपको डिस्कस किया गया होगा, आज फिर दोबारा से डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है जिसको केमिस्ट्री में आज तक आप लोग पढ़ते आए हैं, अब फिजिक्स में काफी कुछ पढ़नी है, यहाँ भी पढ़नी है, केटीजी में भी पढ़नी है और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़नी है, फिर 12th में भी पढ़नी है। तो ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सा हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया हुआ है वर्क डन में। किसको? हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया हुआ है वर्क डन में। अब ये वर्क डन कैसे है जरा समझेंगे हम लोग। Work done equals to force into displacement. Force equals to pressure into area into displacement. Exactly, pressure area into displacement is dV. Pressure into volume equals to work done. समझ आ गई बात? We are going towards here temperature. Exactly, temperature denotes the heat energy. लेकिन डायरेक्टली मैं इसको टेम्परेचर को इसके इक्वल में रख करके यहाँ पे कांस्टेंट लेके आ रहा हूँ। इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहूँ या गैस कांस्टेंट कहूँ, व्हाटएवर सो नाम में कुछ भी लूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, जो मैकेनिकल वर्क है उसको हीट एनर्जी के साथ रिलेट किया है। उसी को हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस इक्वेशन को बनाते समय या ये काम करते समय जितने भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, जस्ट लाइक फ्रिक्शनल फोर्स है, एडी फोर्स है, सबको क्या क्या हुआ है? इग्नोर किया है। और वो जो इग्नोर करने का एस्पेक्ट है वो आइडियल गैस के अंदर ही हो सकता है और कहीं हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब चूंकि आइडियल कोई गैस ना तो होती और ना ही ये वर्णन किया जा सकता, तो इसमें वंडर वॉल्स के थोड़े से एजम्पशंस लेकर के हम लोग इसे वंडर वॉल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या होती है? फर्स्ट यूनिट में पढ़ ली थी हम लोगों ने, कोई बताएगा? P माइनस A अपॉन V फॉर वॉल्यूम। दूसरा ना वंडर वॉल्स गैस इक्वेशन बिल्कुल फर्स्ट यूनिट में हमने A और B दो पैरामीटर्स की डायमेंशन एनालिसिस आपसे पूछी थी इस इक्वेशन को लेके, मुझे याद आ रही है। V माइनस B और यहाँ पे क्या आता है, कौन बताएगा? A स्क्वायर, कुछ और भी आता है। भाई ये तो अफसोस की बात है ना, केमिस्ट्री में आप कितने दिन से पढ़ रहे हो वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन? अपॉन ये वाला भी, वॉल्यूम वाला भी, ये वाला। बोलो तो डर क्यों रहे हो? सही से बोलो ना फिर। ठीक है भाई, तो हमने कुछ नहीं किया, इस
इक्वेशन में क्या कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस थे जस्ट लाइक फ्रिक्शनल फोर्सेस थे उनको इंक्लूड कर दिया। व्हाट आर गैस इक्वेशन आ गई। तो गैस इक्वेशन क्या होती है, कहां से आई ये बात ठीक है, इसका जो ओरिजिनेट है वो फिजिक्स ही है, वहीं से हम लोगों ने रिलेट किया है। और अगर देखा जाए तो आइडियल गैस इक्वेशन को देने में जूल का काफी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ही मैकेनिकल वर्क को सबसे पहले क्या किया, चेंज किया किसमें, हीट एनर्जी में, वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल गया। चलिए आगे बात हम लोग करना चाहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के बाद में क्या, डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट क्या है समझिए। किसी भी सब्सटेंस को आप लेते हैं, किसी भी मैटर को आप लेते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स हर समय मोशन करते हुए होते हैं। मैं तीनों कॉन्सेप्ट लेता हूं, सॉलिड का, लिक्विड का और किसका, गैस का। सब लोग जानते हैं इसके मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस काफी कम होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी ज्यादा होते हैं। सॉलिड्स के बारे में ये कहानी सब लोग जानते हैं ना। लिक्विड्स के बारे में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, एक दूसरे से कंपैरेटिवली अलग अलग होते हैं। गैसेस के बारे में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा होती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपैरेटिवली बहुत कम होती हैं। किस पर, एसटीपी पर, टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, नो डाउट अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो ये तीनों ही स्टेट के अंदर तीन तरह का मोशन पॉसिबल है। नंबर वन, ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी का मतलब मॉलिक्यूल ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ट्रांसलेटरी मोशन सॉलिड्स में सबसे कम होगा, ना के बराबर, लिक्विड्स में कंपैरेटिवली होगा, गैसेस में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होगा। दूसरा मेरा आता है क्या, रोटेशनल मोशन। अपनी ही जगह पर अगर कोई मॉलिक्यूल रोटेट करता है, रोटेशन कंप्लीट रोटेशन हो सकता है, स्पिन हो सकता है, डजंट मैटर। कभी वो क्लॉकवाइज घूमता है, कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब ये घूमने के पीछे रीजन क्या है, कोई बताएगा मुझे। टू अटेन स्टेबिलिटी। एक एग्जांपल हमने दिया होगा कि अगर कैम्फर को, कपूर को डाल दिया जाए कहां पे, पानी की सतह पे, तो ये हेल्टर शेल्टर मूव करता है। एग्जांपल दिया था, रीजन बिहाइंड टू अटेन स्टेबिलिटी। फिर समझ लीजिए, कपूर में होता है सब्लिमेशन, सब लोग जानते हैं। तो जो हिस्सा इसका एयर के कांटेक्ट में होता है वो सब्लिमेट हो जाता है, अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास इसका डिस्टर्ब हो जाता है। और किसी भी सब्सटेंस की एक खासियत होती है कि वो हमेशा स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करता है, यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रखने की कोशिश करता है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब अर्थ की सेंटर से उसका सेंटर ऑफ मास मिनिमम डिस्टेंस पर होगा। इसलिए ये हेल्टर शेल्टर क्या करेगा, मूव करेगा। इसमें एक एग्जांपल सोडियम का भी दिया होगा मैंने, कि सोडियम को भी अगर आप पानी के ऊपर डाल देते हो तो उसका जो ओपन एयर वाला कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जल जाता है, और वो भी हेल्टर शेल्टर मूव करता है। लेकिन सोडियम को हेल्टर शेल्टर मूव मत कराना, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेता है, ऑक्सीडेशन बड़ा फास्ट होता है, अगर आपकी बॉडी पे कहीं गिर गया तो जल जाएंगे। कैम्फर, कपूर अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए तो इसमें हेल्टर शेल्टर मोशन बड़े आराम से दिखाई देता है। लेकिन जो मार्केट में अब आपको कैम्फर मिलता है वो मिक्स्ड फॉर्म में मिलता है पैराफिन के साथ, तो उसमें सब्लिमेशन होता है, लेकिन सब्लिमेशन की रेट कंपैरेटिवली काफी कम होती है, तो उसमें हेल्टर शेल्टर मोशन आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये तो जवाब ये भी देना है ना कि अगर आप घर पे जाके करने लगो तो आप कहोगे हमारा तो कैम्फर नहीं घूम रहा था। ठीक है, समझ आ गई बात। तो रोटेशनल मोशन भी मॉलिक्यूल्स का क्यों होता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं, जिधर फोर्स कम हो गया उधर ही मूव कर गए, जिधर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई उधर ही मूव कर गए। रोटेशनल मोशन की बात करें तो कंपैरेटिवली सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड्स में कंपैरेटिवली कम होता है,
गैसेस में जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि यहां पे ट्रांसलेटरी मोशन बखूबी होगा, लेकिन तीनों ही मोशन तीनों स्टेट्स में मिलेंगे, कोई ज्यादा कोई कम। तीसरा है क्या? वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है? मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पे टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन मोशन करता है, और एम्पलीट्यूड्स होते हैं बहुत कम, यानी बिल्कुल मामूली सा ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करता है, ठीक है। सॉलिड्स में वाइब्रेटरी मोशन कंपैरेटिवली ज्यादा, लिक्विड्स में वाइब्रेटरी मोशन और भी ज्यादा, और गैसेस में वाइब्रेटरी मोशन और भी ज्यादा। ये बस सब लोगों से आ गई, कहीं कोई दिक्कत? अब मान लीजिए आप क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड को हीट अप करते हैं, बर्नर लगा दिया, हीट अप किया आपने सॉलिड को, क्या होगा? इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो ट्रांसलेटरी मोशन भी बढ़ेगा, रोटेशनल मोशन भी बढ़ेगा, वाइब्रेटरी मोशन भी बढ़ेगा। कौन सा कितना बढ़ेगा ये आगे की बात है, केटीजी में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्क्रिप्शन देंगे, लेकिन तीनों बढ़ेंगे। यानी मैं इसको उल्टी फॉर्म में ऐसे कह सकता हूं कि किसी भी स्टेट में, किसी भी मैटर में जो टोटल एनर्जी होती है उसका कुछ पार्ट ट्रांसलेटरी मोशन की फॉर्म में होता है, कुछ पार्ट रोटेशनल मोशन की फॉर्म में होता है, कुछ पार्ट वाइब्रेटरी मोशन की फॉर्म में होता है। या इसको उल्टे तरीके से ऐसे बोला जा सकता है कि अगर आप किसी भी मटेरियल को हीट अप करते हो, हीट एनर्जी देते हो, तो वो तीनों ही काम कर सकता है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकता है, या वाइब्रेटरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकता है। और जब ये एनर्जी एप्रोप्रिएटली बढ़ जाती है तो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाती है। जब आप इसमें से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो, फ्रिज के अंदर ले जाके ठंडा कर देते हो, भाई फ्रिज के अंदर ले जाके ठंडा करने का मतलब क्या है कि आपने सब्सटेंस से, मैटर में से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, टेंपरेचर आपने उसका कम कर दिया, गैसेस कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड में। आर यू गेटिंग नॉट? अपने फ्रिज का फ्रीजर खोल के देखना, कई बार उसमें क्या होता है, बिल्कुल फ्यूम्स होती हैं, गैसेस स्टेट, पानी कुछ जमा हुआ होता है कुछ नहीं, लिक्विड स्टेट, और जो जम गया सॉलिड स्टेट। चेंज करने के लिए सिर्फ टेंपरेचर में चेंज करना जरूरी नहीं है। अगर आप कांस्टेंट टेंपरेचर पर स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो प्रेशर की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप किसी गैस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, लिक्विड बन जाता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप एक मजबूत सा गैस का सिलेंडर लेते हैं और उस गैस के सिलेंडर में क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर पर एलपीजी को फिल कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म आ गई। टेंपरेचर तो कांस्टेंट है, वही एटमॉस्फेयर टेंपरेचर जो भी कुछ है उसी के ऊपर होता है। अगर आप और भी ज्यादा प्रेशर कर दें तो लिक्विड में बी कन्वर्टेड इन रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड प्रेशर की हेल्प से आसानी से नहीं बनता, लेकिन बन जाता है। Got it or not it? ये बात सारी समझ में आ गई? क्या बात है बेटा, टाइम खराब हो गया? All things are clear? स्टेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आप हीट एनर्जी देंगे तो क्या होगा, ये बात आपको क्लियर हो गई? ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एस्पेक्ट। बोलिए सर, आपने कहा फ्रीजर में जो जमाते हैं उसको तो सर वाटर में तो तीनों चीजें मिल जाती है, गैस भी आ रहा होता है, कुछ जम फ्रीज भी होता है, कुछ वाटर भी होता है उसमें। तो जिन मॉलिक्यूल्स में से हीट एनर्जी एप्रोप्रिएटली निकल गई, दे आर सॉलिड, आइस। थोड़ी कम निकली, लिक्विड वाटर, बहुत कम निकली, वाटर वेपर्स। पूरी तरह तो कन्वर्ट नहीं होना वाटर। किसमें होगा ना, आप फ्रीजर को बंद कर दो, 2 घंटे बाद देखो जो फ्यूम्स थी या जो पानी बच रहा था वो भी सॉलिडिफाई हो गया। हाँ, जो पॉइंट होता होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, मे बी आपके केमिस्ट्री सिलेबस में हो, फिजिक्स में हमने दे रखा है, लेकिन ट्रिपल पॉइंट के बारे में बहुत ज्यादा कंसीडरेशंस फिजिक्स में आपको नहीं करनी है। ठीक है, वो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है समझा देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक, लेकिन हम बात कर रहे थे किसी भी गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना या लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना कैसे पॉसिबल है, ये बात समझा रहे थे। क्यों पॉसिबल है, ये बात समझा रहे थे। कहीं ना कहीं ये एनर्जी अगर हम कम करते हैं तो सॉलिड स्टेट की तरफ बढ़ जाते हैं, और अगर इन एनर्जी को बढ़ाते हैं तो गैस की तरफ बढ़ जाते हैं।
बीच में आ जाता है लिक्विड। थिंग इज क्लियर? ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्मल एक्सपेंशन। यहीं से समय में आती है। मान लीजिए मैंने किसी सॉलिड को हीट एनर्जी देना शुरू किया, तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रांसलेशनल मोशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसमें एक्सपेंशन हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं? तीन तरह की बॉडी होती हैं। मैं सॉलिड्स को तीन तरह के डिफाइन कर रहा हूं: लीनियर बॉडी, सरफेस बॉडी या एरियल बॉडीज, और वॉल्यूमेट्रिक बॉडी। ठीक है? अगर मेरे पास लीनियर बॉडी है, ऐसी बॉडी जिसकी लंबाई तो मेजरेबल है, चौड़ाई या ऊंचाई मेजरेबल नहीं है, बहुत कम है, क्या कहलाती है? लीनियर बॉडी कहलाती है। ठीक? अब लीनियर बॉडी को आपने हीटअप करना शुरू किया। मैं यहां ये डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, सिर्फ एक लाइन बना रहा हूं, जस्ट लाइक कॉपर की एक वायर, पतले से वायर। इसको मैंने हीटअप करना शुरू किया। ठीक है? तो इसमें एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन को लेता हूं मैं डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ को लेता हूं एल, चेंज इन टेम्परेचर को लेता हूं डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर सब लोग समझते हैं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। गॉट इट? तो एग्जैक्टली एक्सपेंशन डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इनिशियल लेंथ, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा। ये अल्फा नहीं था, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन था। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा एल डेल्टा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा को यहां से डिफाइन किया जा सकता है डेल्टा एल ओवर एल डेल्टा। कर देते हैं डिफाइन। एल को यूनिटी ले लो, चेंज इन टेम्परेचर को यूनिटी ले लो, तो एक्सपेंशन किसके बराबर हो गया? चेंज इन लेंथ के बराबर हो गया। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, अल्फा का नाम क्या है? लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट is the increase in length of a unit length for unit change in temperature। अब मैंने यहाँ यूनिट में कोई यूनिट नहीं दी, ना एसआई दिया ना सीजीएस दिया, तो डेफिनेशन आपकी यूनिवर्सल हो गई। अगर आप 1 मीटर कहते, 1 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर कहते, तो ये आपका अल्फा आ जाता एसआई सिस्टम में। अगर आप एल को 1 सेंटीमीटर लेते, डेल्टा टी को 1 डिग्री सेल्सियस लेते, तो डेफिनेशन आपकी अल्फा की आ जाती है सीजीएस यूनिट सिस्टम में। अब ये भी एस्पेक्ट आपको एक बड़ा नया सा लगा होगा कि क्या जो अल्फा की डिफाइन है या टेम्परेचर की डिफाइन है या स्पेसिफिक हीट की डिफाइन है, ये भी सीजीएस और एसआई यूनिट सिस्टम में अलग अलग होती हैं। बिल्कुल अलग अलग होती हैं, बस वहां पे अंतर क्या होता है? यूनिट्स का अंतर होता है। अगर आपने यूनिट्स को एसआई यूनिट सिस्टम में ले रखा है तो एसआई यूनिट की डेफिनेशन हो जाएगी, अगर आपने यूनिट्स को सीजीएस में ले रखा है तो सीजीएस यूनिट सिस्टम की यूनिट हो जाएगी। गॉट इट? सर नींद आ रही है क्या? आ रही है? पानी पी लो, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा चलो अच्छा पढ़ाएंगे अब। हाँ भाई, तो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्लियर हो गया? नो डाउट कई सारे ऐसे लिक्विड्स या सॉलिड्स होते हैं जिनका लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? आप अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनमें काफी सारा एक्सपेंशन हो जाएगा, और कई सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका अल्फा काफी कम होता है, 0 किसी का नहीं होता। ठीक? यानी आप टेम्परेचर में चेंज कर रहे हो लेकिन फिर भी लेंथ में कोई मेजरेबल चेंज नहीं आ रहा है या बहुत कम चेंज आ रहा है, अल्फा कम हो गया। मैं यह कॉन्सेप्ट लेता हूं एक तो एल्कोहल का और एक मरकरी का। दोनों के ही लिए ही लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होती है। अब आप कहोगे दोनों लिक्विड है, इसमें लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट कैसे आ गया? लिक्विड को तो वॉल्यूम से मेजर करते थे। कर सकते हैं साहब। एक आप कैपिलरी ले लो, कैपिलरी का मतलब फाइन बोर ट्यूब, इसके अंदर मरकरी भर दो, लीनियर कॉन्सेप्ट हो गया या नहीं? जल्दी बोलो। या एल्कोहल भर दो,
तो बेसिकली एल्कोहल को और मरकरी को दोनों को ही हम लोग थर्मोमीटर बनाने में यूज करते हैं। अब आप कहेंगे ये थर्मोमीटर कहां से आ गया, क्या है? एग्जैक्टली थर्मो स्टैंड फॉर टेम्परेचर एंड मीटर स्टैंड फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं थर्मोमीटर। बुखार आने पे लगाते हो ना मुंह में, क्या भरा होता है उसमें? या तो मरकरी या तो कलर मिक्स। यहां पे कलर और डाल देना, रेड एल्कोहल। अब ये मत पूछना इथाइल मिथाइल, कोई सा भी हो सकता है। दोनों के लिए एक्सपेंशन कोएफिशिएंट एप्रोप्रिएट होता है। ठीक, फिर जनरल सा क्वेश्चन बनता है, व्हाई वी आर यूजिंग मरकरी एज लिक्विड इन थर्मोमीटर्स। पहला रीजन, अल्फा यानी कि थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इज एप्रोप्रिएट, ज्यादा होता है, थोड़ा सा चेंज इन टेंपरेचर होगा ये काफी बढ़ जाएगा। दूसरा, नॉन स्टिकिंग टू कैपिलरी, जो पतली सी ट्यूब आप यूज करते हो थर्मोमीटर की, उसमें ये चिपकता नहीं है। तीसरा, लस्टर, चमकीला होता है, इसमें कोई कलर मिक्स करने की जरूरत नहीं है। एल्कोहल वाले थर्मोमीटर भी होते हैं। केमिस्ट्री लैब में जब आप देखोगे तो केमिस्ट्री लैब में थर्मोमीटर जो आपको मिलेगा वो मरकरी वाला नहीं मिलेगा। कौन सा मिलेगा? एल्कोहल वाला मिलेगा। एल्कोहल में कलर मिक्स करते हैं और वैसे ही कैपिलरी के अंदर उसको फिल कर देते हैं। ठीक है, नीचे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसमें एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंशन हो जाएगा या आप कैलिब्रेशन करेंगे, इसके लिए कर देंगे, बन गया थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर में अल्कोहल या मरकरी हम क्यों यूज करते हैं, बात क्लियर है? कहीं को दिक्कत तो नहीं है? लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट क्लियर है? लीनियर एक्सपेंशन क्लियर है? किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात क्लियर है? ओके, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स एरियल एक्सपेंशन या सरफेस एक्सपेंशन। ये याद है? नहीं, सरफेस एक्सपेंशन। ये चीज आज ही जाकर के आप लोग घर पे पढ़ लेंगे। सरफेस एक्सपेंशन से पहले अल्फा के बारे में एक जानकारी आप लोग और ले लो। सब्सटेंसेस के लिए अल्फा हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। अलग अलग टेम्परेचर्स पर अल्फा की वैल्यू अलग अलग होती है। इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, ये टेम्परेचर और ये अल्फा की वैल्यू। तो कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर रेंज पर अल्फा कम होता है। जब टेम्परेचर रेंज आप बढ़ाते हो तो अल्फा बढ़ता है। ठीक है, और एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर रेंज में पहुंचने के बाद फर्दर अल्फा कांस्टेंट हो जाता है। तो आप ऐसा सोचें कि मरकरी का एक थर्मोमीटर मैंने बना लिया, उससे अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी ले लूंगा और सन का भी टेम्परेचर मेजर कर लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सन का जो टेम्परेचर होगा वो तो होगा यहां बहुत ज्यादा वाला, यहां पे अल्फा अलग होता है इसका। ठीक है, और हमारी बॉडी में जो चेंज इन टेम्परेचर की बात आएगी वो आएगी लेसर टेम्परेचर्स पे। तो मरकरी के थ्रू जो थर्मोमीटर आप लोग बनाते हो वो लोअर टेम्परेचर्स को मेजर करने में ही यूज हो सकता है। अगर सन का टेम्परेचर आपने मेजर करना है तो उसके लिए एक अलग टाइप का थर्मोमीटर आप बनाते हैं, उसको बोलते हैं पायरोमीटर। क्या बोलते हैं? ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? मरकरी थर्मोमीटर को सन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते, ये बात क्लियर है? रीजन क्या है? सिंपल सा, the value of alpha for mercury is lesser at lower temperature ranges and very high at high temperatures, so it cannot be used. Got it? अब बात कर रहे थे हम लोग एरियल किसकी? एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन क्लियर कर देते हैं सब। आपने कोई 2 डायमेंशनल बॉडी ले ली, जस्ट लाइक खाना खाने वाली प्लेट, वो भी पतली सी, मोटी वाली नहीं। मोटी वाली लोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, कोई एक चादर ले ली, कोई एक पतली सी प्लेट ले ली, और सिंपलिसिटी के लिए आप यहाँ पे स्क्वायर प्लेट ले लो। कैसी ले लो? स्क्वायर। सपोज लेंथ L, ब्रेथ L, थिकनेस 0 या नियर अबाउट टू 0। सरफेस एरिया A इक्वल्स टू L इंटू L यानी कि L स्क्वायर। आपने अब इसको हीट अप करना शुरू किया प्लेट को,
हीटअप करना शुरू किया तो इसकी लेंथ में इधर चेंज हुआ और लेंथ में इधर चेंज हुआ, बढ़ गया एरिया, नहीं बढ़ा? जल्दी बोलो। ठीक, सरफेस एरिया को ए से डिनोट करें या चलो एस से कर लेते हैं, बढ़िया सा लगेगा। किसी से भी करो कोई फर्क नहीं है, नाम देना है। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल सरफेस एरिया। ये डेल्टा एस क्या है? जो शेडेड पोर्शन मैंने यहां पे दिखाया है, चेंज इन एरिया, डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया। इसका मतलब क्या हुआ? छोटी प्लेट है कम बढ़ेगी, बड़ी प्लेट है ज्यादा बढ़ेगी। डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये चेंज इन टेम्परेचर कब तक? जब तक ये मेल्ट ना हो। पता लगा आप बढ़ाते गए टेम्परेचर मेल्ट हो गई, सॉलिड से लिक्विड बन गई, तो फिर ये सब कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे। ये कॉन्सेप्ट तभी लगेंगे जब सॉलिड का सॉलिड ही बना रहता है। Exactly, you may go here S equals to beta S delta, where beta is termed as, बताएगा कोई क्या? सरफेस एक्सपेंशन कोफिशिएंट, सरफेस एक्सपेंशन कोफिशिएंट या एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, बीटा। गॉट इट? डिफाइन दे दो। बीटा एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन एरिया फॉर यूनिट एरिया चेंज इन यूनिट टेम्परेचर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 डिग्री सेल्सियस ले लो तो सीजीएस यूनिट हो गई, डिफाइन हो गई। और अगर आपने 1 मीटर स्क्वायर ले लिया और ये केल्विन में ले लिया तो एसआई यूनिट सिस्टम की डिफाइन आपको मिल गई। गॉट इट? इसके बाद तीसरा जो एस्पेक्ट आएगा वो आएगा इसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में। 3 डायमेंशनल कोई बॉडी है आपके पास और वॉल्यूम के लिए भी आप क्या करना चाहेंगे? यहाँ पे कोई क्यूब कंसीडर करेंगे। वैसे क्यूब के लिए भी, क्यूबॉइड के लिए भी, सबके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, आसान बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्यूब कंसीडर करते हैं। क्यूब बनाना तो सबको आता है? एक स्क्वायर बनाओ, सेंटर से दूसरा स्क्वायर बना दो और साइड्स को आपस में ज्वाइन कर दो, एक साइड को ऐसे दिखा दो, L L L, वॉल्यूम इक्वल्स टू L क्यूब। आपने इसको किया हीटअप। एक बात और ध्यान रहे, जब भी आप हीटिंग करेंगे तो होमोजीनियस हीटिंग करेंगे, पूरे के पूरे वॉल्यूम का टेम्परेचर एक साथ बढ़ाना चाहिए। अगर एक साथ नहीं बढ़ेगा तो क्या होता है आपको पता है? बताइए क्या होता है? अनइक्वल एक्सपेंशन होता है और अनइक्वल एक्सपेंशन में आपका जो भी मटेरियल है वो टूट जाता है। जस्ट लाइक घटिया क्वालिटी के कांच के ग्लास में गरम गरम चाय डाल दो, वो भी ठंड के दिनों में, कभी देखा है आपने? तुरंत टूट जाता है। नहीं, अब एक्चुअल में इसलिए नहीं देखा क्योंकि आपके घरों में जो कांच के बर्तन होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ठीक है? अब घटिया क्वालिटी का होगा तो टूटेगा। ठीक, चलिए, खैर वो आगे की बात थी। यहां से देखते हैं डेल्टा बी। डेल्टा बी कैसे लिखाओगे? हर साइड को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दो, हर साइड को क्या कर दोगे साहब? थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दोगे और यहां से क्या हो गया भाई? अरे टूट गए क्या कांच के कप? नहीं मंगवा दो तभी आऊंगा मैं, उससे पहले नहीं आऊंगा, चिंता मत करो, टूट जाओ तो। ठीक है? डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम बी। ये एक्सपेरिमेंटल है सारा। डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा बी इज इक्वल टू गामा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट V इंटू डेल्टा T। यहां से गामा को आप डिफाइन दे सकते हैं, गामा इक्वल टू डेल्टा V ओवर V डेल्टा। यूनिट वॉल्यूम ले लो, यूनिट चेंज इन टेम्परेचर ले लो, तो चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होगा? गामा के बराबर। जरा यूनिट और डायमेंशंस और देखो इनकी, अल्फा बीटा गामा तीनों की।
बड़ी मजेदार सी आती हैं। वॉल्यूम की डायमेंशन वॉल्यूम से कैंसिल आउट, ये 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस या 1 अपॉन केल्विन, ठीक है। इसी तरह से अल्फा, अल्फा की लेंथ और लेंथ चेंज, खत्म, क्या बचा 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से बीटा, एरिया अपॉन एरिया कैंसिल आउट, बचा क्या 1 अपॉन केल्विन या 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। कहीं से दिक्कत तो नहीं है। डायमेंशंस की बात करो वो भी यही है, क्या है m0 l0 t, अल्फा के लिए, बीटा के लिए, गामा के लिए, तीनों के लिए एक ही डायमेंशन होगी। गॉट इट नॉट इट? ये बस समझ आ गई। तो कोई भी नई क्वांटिटी आपके सामने आती है तो उसका डायमेंशन एनालिसिस और यूनिट अगर साथ साथ देख लेते हो तो समस्या खत्म, ठीक है। आगे बढ़े। रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा, ये रिलेशन होता है 1:2:3 विद सम एजम्पशंस। ये बात साथ में लिखनी है, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इज इक्वल्स टू 1:2:3 विद सम एजम्पशंस। सर जो डायमेंशन फॉर्म होता है उसमें टी टाइम वाला होता है। तो क्या करें, सर में के आएगा, मान्या बताएगी क्या करें बेटा, हैं क्या आंख में कुछ गिर गया, भाई मंगाओ एक क्रेन मंगाओ, निकलवाओ जल्दी से, इसकी आंख में कुछ गिर गया। हाथी तो नहीं है बेटा, किसी ने देखा था, अरे किसी ने देखा था, हाथी तो नहीं आया था कभी अभी। चलो एग्जैक्टली इट इज थीटा इनवर्स या केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर को आप लोग थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हो और बिल्कुल सही कहा सर आपने, आपकी बात से हम सहमत हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बेटा सही हुआ या नहीं, अभी हो गया। अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशनशिप हम लोगों को पता करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है और आप लोगों के यहाँ स्कूल एग्जामिनेशन में 100% नहीं कहूंगा लेकिन 99.9% डिस्कस होगा, नहीं समझे, ठीक है। अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशनशिप कैसे निकालते हो ये बात जरा समझनी है। बोलो भाई, दो के बीच में रिलेशनशिप मैं बताऊंगा, तीसरे के बीच में आपको अपने आप से निकालनी है। इन दोनों के बीच में चाहिए या इन दोनों के बीच में चाहिए, अल्फा और गामा के बीच में चाहिए, बड़े होशियार हो आप लोग। चलो बनाते हैं, देखिए भाई यही कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, काम आएगा। V प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L होल क्यूब। कोई एतराज किसी को, जल्दी बोलो, नहीं ना। किसके लिए, क्यूब के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि हम सिंप्लिसिटी के लिए यहां क्यूब कंसीडर कर रहे हैं। अगर क्यूबॉइड लेते तो शायद ऐसे न लिख पाते, लेकिन क्यूबॉइड के लिए भी प्रूव किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपके सिलेबस में सिंप्लिसिटी वाला ही एस्पेक्ट है, क्यूब के लिए आपको प्रूव करना है, गॉट इट। लेकिन आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना होगा, डायमेंशंस उसके ऊपर देनी होगी, उसके बाद ऐसे लिखना होगा। अब क्या करना है, सिंपल सा डेल्टा V और डेल्टा L की वैल्यूज को इसमें अभी जो पढ़ के आए हो उससे रिप्लेस कर दो। V प्लस V गामा डेल्टा, कोई ऐतराज, इक्वल्स टू L प्लस L अल्फा डेल्टा T होल, सुनो इसमें से V कॉमन ले लो, 1 प्लस गामा डेल्टा T लिख दो, इसमें से L कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T क्यूब लिख दो। इस स्टेप में कोई परेशानी तो नहीं किसी को, आप अंदर से बाहर ले रहे हो, क्यूब ऊपर चढ़ा हुआ है तो पावर अपनी लेके आएगा साहब, बोलो गुड। L क्यूब किसके बराबर है, डाउट। अब जरा इस वाली साइड को ओपन कर दो, 8th में पढ़ के आए हो आइडेंटिटी, इसकी क्यूब वाली, बोलो 1 प्लस
ना 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 ना, यू हैव टू अप्लाई अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब। अब एक बताएगा तो मेरे को समझ में आएगा, मुझे याद थोड़ी है, आप बताओगे तभी तो। हाँ बोलो, ये आगे की रो वाले बच्चे तीनों ज्यादा बोल रहे हैं, यही बताएंगे। हाँ बोलो। +3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी 3 अल्फा। बस बस अब देखो बेटा, छोटी छोटी सी बातें याद तो रखनी पड़ेंगी। हाँ भाई, उधर पीछे से मनांशु कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए सर। हमारा ए जो है यहाँ पर 1 है तो अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर आएगा और 3 अल्फा डेल्टा टी आएगा सर। क्या आएगा? 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर और 3 अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, ये दोनों स्क्वायर होंगे? ये आगे वाले दोनों स्क्वायर होंगे, तो फर्क क्या पड़ रहा था? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आपकी बात मान लेते हैं। मुझे नहीं पता, फिर मुझसे मत कहना मुझे गलत हो गया। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, नहीं समझे? मैं तो जब आपका टेस्ट चेक करूंगा तो पेपर के ऊपर लिख लूंगा कि भाई ये आइडेंटिटी होती है 8th वाली बुक उठा के, तब चेक करूंगा। इससे पहले तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हाँ बेटा, ठीक है, डन करें? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, चलो भाई, इन्होंने कह दिया तो बात मान ली। अब जरा देखिए, हमने यहाँ क्या कहा था? अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इक्वल्स टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3 विद सम एजम्पशंस, ऐसा कहा था ना। अब वो एजम्पशन क्या है समझिए। एजम्पशन ये है कि डेल्टा टी यानी छोटी वैल्यू को स्क्वायर किया तो और छोटी वैल्यू तो इग्नोर्ड। बोलो, यहां बात करो छोटी वैल्यू और छोटी वैल्यू का क्यूब और छोटी वैल्यू इग्नोर्ड। 1 से 1 कैंसिल आउट और गामा एक स्टेप और लिख देते हैं, अच्छा सा लगेगा। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, गामा इक्वल्स टू 3। अगर बीटा को प्रूव करना होगा तो इससे आसान है, क्योंकि 1 प्लस किसकी? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, तो मुझे भी याद है। उसमें आपको सिर्फ स्क्वायर वाले टर्म्स को ही नेग्लेक्ट करना है, इसमें स्क्वायर और क्यूब वाले टर्म्स को भी नेग्लेक्ट करना है। तो जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे होते हैं, यानी 11th में जो भी कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं वो मैक्रोस्कोपिक स्टडी है, तो इसमें जो इस तरह के टर्म्स हैं आप इनको इग्नोर कर देते हैं, और जब ये रेशियो देते हैं तो आप कहते हैं विद सम एजम्पशंस। आर यू गेटिंग नोट? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कर पाएंगे? अब आप समझ लीजिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना है। अभी तक तो 99.9% आ रहा था, अब ये 100% आना है। स्कूल कोई सा भी हो, डजंट मैटर। कोई मेरे को ये ब्लेम नहीं करेगा कि सर वो जो है आप पेपर बनाओगे क्या, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? है? कैसे बोलो बोलो बेटा, ये तो रिजल्ट है, इसको प्रूव किया है हमने यहाँ, क्या समझे? इस रिजल्ट का प्रूफ है ये, ठीक? तो ये बात थी अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशनशिप की। इसके बाद एक छोटी सी बात हम लोग डिस्कस और करना चाहेंगे। हाई टेम्परेचर्स पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज ही बढ़ जाती हैं, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लोअर टेम्परेचर रेंजेस पर ही ये सारी की सारी बातें हमारे लिए वैलिड हैं। अभी छुट्टी थोड़ी ना कर रहे हैं, अभी तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कुछ काम दिया था क्या पिछले टर्म पे? असाइनमेंट दिया था, चलो ठीक है, असाइनमेंट कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा चेक करने थे आज।
ठीक है, अपने अपने रजिस्टर्स ओपन करके रखिए। जितना मैंने सोचा था उससे अभी कम हुआ है। मैं सोचा था कुछ और करा दूंगा, लेकिन अच्छी बात है। अब देखिए एक बात आप